प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संगठन के सिद्धांत में नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत। नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत के ऊपर मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज दूसरा लेक्चर दे रहा हूं मैं, जिसके अंतर्गत आज हम नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत के गुण, नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व और नियंत्रण की सीमा की अवधारणा में क्या परिवर्तन आया है वर्तमान समय में, इन तीन बातों को आज हम आपको समझाएंगे, जो कि किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में भाई आपसे निश्चित रूप में पूछा जाता है। यहां तक कि स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से भी इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। और जो विद्यार्थी यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, भाई उनको तो इन तीनों बातों को समझना अति आवश्यक है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम संगठन के सिद्धांतों के अंतर्गत नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत से संबंधित तीनों बातें समझाएं। इसके लिए सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं, इसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है, उनका परम दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल से अवगत कराएं, अर्थात उनके पास हमारी वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का हित हो सके। और मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को अपलोड करूंगा। क्या कहा है मैंने? संपूर्ण पाठ्यक्रम को अपलोड करूंगा, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता ना हो। चाहे फिर राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो या फिर वह स्नातक स्तर की बात हो, स्नातकोत्तर स्तर की बात हो, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति विज्ञान से संबंधित संपूर्ण अवधारणाएं, संपूर्ण विचारकों के विचार, मैं पूरी पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, इसी के साथ में अनुसंधान प्रविधि, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये सब पेपर मैं आपको मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। यहां तक कि जो डिप्लोमेसी से संबंधित पेपर चलता है, कूटनीति, राजनीति से संबंधित, मैं इसको भी मेरे विद्यार्थी की सुविधा के लिए अपलोड करूंगा। मेरा कहने का भावार्थ ये है, चाहे फिर वो विदेश नीति से संबंधित अलग से पेपर ही क्यों ना हो, मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे प्रणों से पहले विद्यार्थी को उपलब्ध कराऊंगा। आपको कहने की कतई आवश्यकता नहीं है। हाँ, समय थोड़ा अवश्य लगेगा, परंतु मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, सारे के सारे आपको मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध होंगे। इसलिए प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैंने लगभग 23-24 वर्ष तक महाविद्यालय में देखा कि विद्यार्थियों को उस अनुरूप राजनीति विज्ञान नहीं समझाया जाता है जिस अनुरूप समझाया जाना चाहिए। इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि अब मैं क्या करूं मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए। तो मेरे पास एक ही रास्ता बता, क्या कि मैं YouTube चैनल के माध्यम से मेरे विद्यार्थियों को समझा सकूं, और मैं विद्यार्थियों को प्राणों से भी प्यारा मानता हूं। ये जब से मैंने महाविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया है, तभी से विद्यार्थी से मेरा विशेष लगाव रहा है, और विद्यार्थियों के लिए तो मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर रहता हूं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, बस एक ही वस्तु आपसे मांग रहा हूं, वो ये मांग रहा हूं कि जिस अनुरूप मैं आपको समझाता हूं उस अनुरूप समझिएगा। आपको भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपको 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा है ज्यादातर विद्यार्थी मेरे संपर्क में आते हैं, बोलते सर हमने तो पूरा ऐप ले लिया, 30,000 का ले लिया, 35,000 का ले लिया। अरे भाई क्यों ऐसा करते हो आप? मैं आपको इस अनुरूप समझाऊंगा कि आपको कतई 1 रुपया खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैंने आपसे ये कह दिया कि संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, किस लिए? मेरे विद्यार्थियों के लिए, जिससे कि राजनीति विज्ञान को ठीक से समझ सके। मैं तो महाविद्यालय में अभी भी पढ़ाता हूं, तो वास्तविकता बता रहा हूं आपको कि जैसे मैं यहां समझा रहा हूं उसी अनुरूप मैं महाविद्यालय के अंतर्गत बच्चों को समझाता हूं। मैं किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं करता हूं। महाविद्यालय में भी इसी अनुरूप समझाता हूं। मैं अलग से यूजीसी नेट के जो बच्चे मेरे पास आते हैं उनको भी इसी अनुरूप समझाता हूं, और इसके बाद में YouTube चैनल पर जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूं उसी अनुरूप, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये नहीं है कि भाई यहाँ पर विद्यार्थी से मैं भेदभाव करूं, नहीं, उल्टा मैं यहाँ पर और ज्यादा मेहनत कर ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करता हूं। तो ध्यान दे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत की चर्चा चल रही है। एक लेक्चर अपलोड कर दिया, दूसरा पार्ट चल रहा है आज इसका। तो नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व क्या है, और नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत के क्या गुण है, और नियंत्रण की सीमा की अवधारणा में वर्तमान समय में क्या परिवर्तन आया है, ये 3 बातें आज हम चर्चा
कर रहे हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत है ही क्या। वैसे मैंने इसका अर्थ परिभाषा पिछले लेक्चर में अपलोड कर दिया है, पर आज भी जानना जरूरी है। मैंने ये डायग्राम भी बना दिया यहाँ पर। तो सीधा सा अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है कि भाई एक उच्च अधिकारी के अधीन, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, एक उच्च अधिकारी के अधीन कितने कर्मचारी या अधीनस्थ हो सकते हैं। मतलब एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है, कितने कर्मचारियों का ध्यान रख सकता है। वास्तविक रूप में एक उच्च अधिकारी जितने कर्मचारियों को नियंत्रित कर रहा है, वह नियंत्रित करने की जो क्षमता उसके पास है, वह ही नियंत्रण की सीमा कहलाता है। यस, समझ गए। और वास्तविक रूप में नियंत्रण की सीमा की जरूरत कहां पड़ती है भाई, जब किसी भी संगठन के अंतर्गत पद सोपान होता है, पदों का एक क्रम होता है। पद सोपान क्या है, मैंने इसके ऊपर 4-5 लेक्चर अपलोड कर दिए, आप देखिएगा। तो वास्तविक रूप में पद सोपान के अंतर्गत जो सोपानों का स्तर होता है, जैसे मान लीजिएगा कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, ठीक है, इसके बाद में असिस्टेंट इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, उसके बाद में डीएसपी है, ठीक है, उसके बाद मान लीजिएगा हम कहेंगे डीआईजी है, आईजी है, डीजी है। इस तरीके से हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो पदों का सोपान होता है, पदों का सोपान, वो जो स्तर होते हैं, वो स्तर नियंत्रण की सीमा से निर्धारित होते हैं कि एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। और वास्तविक रूप में चूंकि उच्च अधिकारी भी मनुष्य है और मनुष्य है, तो उसकी अपनी एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है, ध्यान का एक क्षेत्र होता है। इसलिए एक कर्मचारी, एक उच्च अधिकारी मानेंगे हम इसको, एक उच्च अधिकारी वास्तविक रूप में जो अधीनस्थ होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 7-8 कर्मचारियों को ही नियंत्रित कर सकता है। आदर्श संख्या 5 बतलाई गई है। बाकी वास्तविक रूप में विद्वानों में इस बात के ऊपर मतभेद है। हेनरी फेयोल, उर्विक, लूथर गुलिक और जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है ग्रेक्विनस, ये सब विद्वान अलग अलग संख्या बताते हैं। पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या क्या संख्या इन्होंने बताई। मैं तो ये कहूंगा कि कोई विद्वान कहता है कि एक उच्च अधिकारी के अधीन 3 कर्मचारी होने चाहिए, कोई कहता है 5 होना चाहिए, कोई कहता है 6 होना चाहिए, कोई कहता है 8 होना चाहिए, कोई कहता है 20 होना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि सभी विद्वानों का जब हम सार निकालते हैं, तो ये बात उभर कर सामने आती है कि वास्तविक रूप में कुछ अधिकारी अधिक से अधिक 5 अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। इससे ज्यादा होंगे तो वास्तविक रूप में संगठन में कार्य सुचारू रूप में नहीं हो पाएगा। क्या संगठन में कार्य सुचारू रूप में नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम देखते हैं संगठन, फिर मैंने नोट किया है नियंत्रण की सीमा, मतलब हम नियंत्रण की सीमा की सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जब पद सोपान होता है तो नियंत्रण की सीमा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए पद सोपान का सिद्धांत और नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत ये एक दूसरे से संबंधित है। पद सोपान होगा तो नियंत्रण की सीमा भी होगी वहां, और नियंत्रण की सीमा जहां होगी वहां पद सोपान भी होगा। नोट कीजिएगा ये बात। तो संगठन नियंत्रण की सीमा, सबसे पहले देखें नियंत्रण की सीमा का अभिप्राय क्या है, नोट करें। एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है, जितने कर्मचारियों के कार्यों का नियंत्रण कर सकता है वह नियंत्रण की सीमा कहलाता है। और पद, यहां सोपानों की संख्या इसी से निर्धारित होती है। मतलब संगठन के अंतर्गत पद सोपान यदि है तो पद सोपानों की जो संख्या होती है वह नियंत्रण की सीमा से निर्धारित होती है। पद सोपान क्या होता है, वास्तविक रूप पद सोपान संगठन के अंतर्गत पदों का एक क्रम होता है, पदों का स्तर होता है। जैसे मान लीजिएगा हम भारत के बारे में उदाहरण दें, और भारत में भी राज्यों का पुलिस संगठन है, तो पुलिस संगठन के अंतर्गत राज्य स्तर पर तो सबसे ऊपर कौन होता है, डीजी होता है, फिर कौन होता है, आईजी होता है, फिर कौन होता है, डीआईजी होता है, और सबसे नीचे कौन होता है, कांस्टेबल होता है, सिपाही होता है। तो ये पदों का सोपान हो गया। तो पद सोपान है तो पद सोपान के अंतर्गत नियंत्रण की सीमा जरूरी है कि एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों को, कितने अधीनस्थों को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए सोपानों की संख्या इसी से निर्धारित होती है। मतलब संगठन में यदि पद सोपान है तो पद सोपानों की जो संख्या है, सोपान मतलब जो स्तर है, पदों के स्तर है, वो नियंत्रण की सीमा से निर्धारित होते हैं। यस, चलिए अब हम बात करते हैं नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व, अर्थात एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है, इसके निर्धारक तत्व बतलाए गए हैं। और वो निर्धारक तत्व बतलाए गए 4। कितने निर्धारक तत्व बतलाए गए? 4 है मुख्यतः। अब इससे पहले आप ध्यान दें, यहां मैंने लिखा है आदर्श संख्या नहीं है, अर्थात नियंत्रण की सीमा की कोई आदर्श संख्या नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी संख्या अलग अलग बताई है। क्या कहा है मैंने? विभिन्न विद्वानों ने इसकी संख्या अलग अलग बताई। क्या संख्या बतलाई है, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं कहूंगा कि विद्वानों के अंतर्गत वास्तविक रूप में नियंत्रण की सीमा के ऊपर कोई मतैक्य नहीं है। सभी मतलब अलग अलग संख्या बताते हैं, कोई सहमति नहीं है। इसके बाद मैंने नोट किया नियंत्रण का क्षेत्र
कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। मतलब वास्तविक रूप में संगठन के अंतर्गत एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है, इसको ये 4 तत्व निर्धारित करेंगे। क्या ये 4 तत्व निर्धारित करेंगे कि एक उच्च अधिकारी कितने कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। तो नंबर 1 है कार्य। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में कार्य की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। मान लीजिएगा कार्य की प्रकृति ऐसी है, कैसी है कि मैं एक डॉक्टर हूं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, प्रकृति जैसे डॉक्टर, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग। ठीक है, आप पहले समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिएगा मैं एक डॉक्टर हूं, तो मेरे कार्य की प्रकृति के अनुरूप अगर मुझे मान लीजिएगा डॉक्टरों को ही नियंत्रित करने के लिए कहा जाता है, तो वहां पर मैं 5 से भी अधिक मतलब 8, 15, 20 डॉक्टरों तक नियंत्रित कर सकता हूं, उनका ध्यान रख सकता हूं, उनको नियंत्रित कर पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मेरी कार्य प्रकृति की अनुरूप है। मेरे कार्य की प्रकृति और उनके कार्य की प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कार्य की प्रकृति यदि समान है तो एक उच्च अधिकारी ज्यादा अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है, और यदि कार्य की प्रकृति अलग है तो फिर नियंत्रण की सीमा कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि कार्य की प्रकृति अलग है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा एक डॉक्टर को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कहा जाए, तो वास्तविक रूप में डॉक्टर उन विभिन्न विभागों के ऊपर मतलब विश्वविद्यालय के विभिन्न जो विभाग होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की कार्य की प्रकृति और विश्वविद्यालय चूंकि शिक्षा विभाग में आता है तो इसके कार्य की प्रकृति अलग अलग है। ये चिकित्सा विभाग हो गया, ये शिक्षा विभाग हो, तो कार्य की प्रकृति अलग होने के कारण वास्तविक रूप में डॉक्टर यहाँ पर ज्यादा कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं रख पाएगा। और यदि शिक्षा विभाग को छोड़कर यहाँ चिकित्सा विभाग के अंतर्गत डॉक्टर को चिकित्सा विभाग के ऊपर ही नियंत्रण रखने की बात की जाए तो ज्यादा अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित रख सकता है। इसलिए कार्य की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि वास्तविक रूप में नियंत्रण की सीमा क्या होगी। अगर कार्य की प्रकृति समान है तो यहाँ नियंत्रण की जो सीमा है, संख्या है, मतलब एक उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या अपने अधीन ज्यादा रख सकता है, मतलब एक उच्च अधिकारी ज्यादा कर्मचारियों को नियंत्रित रख पाएगा। और यदि कार्य की प्रकृति अलग अलग है, जैसे डॉक्टर को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के ऊपर नियंत्रित रखने के लिए कहा जाए, तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि कार्य की प्रकृति यदि अलग अलग है तो एक उच्च अधिकारी वास्तविक रूप में कम अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रख पाएगा। इसलिए कार्य की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है क्या कि नियंत्रण की सीमा क्या होगी, कि एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित कर पाएगा। दूसरा क्या है? समय का मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में जो संगठन है वह संगठन कितना पुराना है, कितना स्थायी और कितना जमा हुआ है। मतलब जो संगठन जितना ज्यादा पुराना, स्थायी और जमा हुआ होगा उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में एक उच्च अधिकारी अधिक से अधिक अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। मतलब यहाँ नियंत्रण की सीमा क्या होगी? ज्यादा होगी, अर्थात ज्यादा संख्या में एक उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। और यदि संगठन नया है, क्या कहा है मैंने? संगठन नया है, अस्थायी है, अभी जमा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक उच्च अधिकारी वास्तविक रूप में जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होगी, केवल कम कर्मचारियों पर, केवल हम ये कहेंगे कि कम अधीनस्थ कर्मचारियों को ही नियंत्रित रख पाएगा। क्लियर? और तीसरा है स्थान का मतलब ये हो गया कि स्थान अर्थात वास्तविक रूप में यदि एक उच्च अधिकारी को जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनको नियंत्रित रखने के लिए कहा जा रहा है और वो एक ही कार्यालय के अंतर्गत काम करते हैं, तो यहां पर अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो कार्यालय है वो भौगोलिक दृष्टि से दूरी पर नहीं है। और मान लीजिएगा हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि कार्यालय यदि भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूरी पर है तो ऐसी स्थिति में नियंत्रण की सीमा कम होगी, अर्थात एक उच्च अधिकारी कम अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित कर पाएगा। और यदि कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से नजदीक है, दूरी पर नहीं है, तो एक उच्च अधिकारी अधिक अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए स्थान से भी नियंत्रण की सीमा निर्धारित होती है। यस। और चौथा है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। डेफिनेटली ये सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई। संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो उच्च अधिकारी होता है उस उच्च अधिकारी का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, वो आकर्षक व्यक्तित्व का धनी है या नहीं, वास्तविक रूप में वह मैंने यहाँ लिखा भी है स्फूर्तिवान और योग्य है या नहीं। अगर मान लीजिएगा उच्च अधिकारी स्फूर्तिवान है और योग्य भी है, मतलब आकर्षक व्यक्तित्व है उसका, तो निश्चित रूप में वह
मतलब जो है जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं ज्यादा अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण रख सकता है। मतलब यहाँ पर अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ज्यादा कर्मचारियों को एक उच्च अधिकारी नियंत्रित रख सकता है। और यदि एक उच्च अधिकारी आलसी प्रवृत्ति का है, अयोग्य है, तो निश्चित रूप में वह ज्यादा कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं रख पाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में संगठन के अंतर्गत एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रख सकता है, ये 4 तत्व निर्धारित करते हैं। कार्य अर्थात कार्य की प्रकृति, समय, स्थान और व्यक्तित्व। ये मुझे विश्वास है कि ये चारों तत्व आप ठीक से समझ गए होंगे। यस भाई, इसके आधार पर आप पूरी दुनिया में, क्या कहा है मैंने, पूरी दुनिया में किसी भी देश के अंतर्गत लोक प्रशासन को आप आसानी से समझ सकते हैं कि वहां पर नियंत्रण की सीमा किससे निर्धारित की जाती है। केवल भारत की बात नहीं है, नियंत्रण की सीमा पूरी दुनिया में इन 4 तत्वों से निर्धारित होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक विद्वान है प्रोफेसर जियाउद्दीन खान। जियाउद्दीन खान ने नियंत्रण की सीमा को निर्धारित करने वाले 4 तत्व बतलाए हैं। मैंने यहां लिखा है 4 तत्व प्रभावित करते हैं। मतलब वास्तविक रूप में प्रोफेसर जियाउद्दीन खान ने कहा है कि नियंत्रण की सीमा को 4 तत्व प्रभावित करते हैं कि एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रण में रख सकता है, कितनों से कार्य करवा सकता है। तो इसके लिए खान ने 4 तत्व बतलाए हैं। वो 4 तत्व कौन कौन से हैं, नोट कीजिएगा। व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, जो उच्च अधिकारी है उसकी स्वयं की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि कैसी रही है। दूसरा, उसकी मानवीय पृष्ठभूमि कैसी रही है। तीसरा, उसकी प्राविधिक पृष्ठभूमि कैसी रही है। और चौथा, उसका संगठनात्मक पृष्ठभूमि कैसी रही है। इनकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही स्पष्ट है। क्या व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, मानवीय पृष्ठभूमि, प्राविधिक मतलब तकनीकी पृष्ठभूमि और संगठनात्मक संगठन की जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है। जैसे मान लीजिएगा पृष्ठभूमि का मतलब होता है जैसे पुराना है या नया है, स्थायी है कि अस्थायी है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मानवीय पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, प्राविधिक पृष्ठभूमि और संगठनात्मक पृष्ठभूमि। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसका, प्रोफेसर जियाउद्दीन खान ने नियंत्रण की सीमा के 4 तत्व बतलाए हैं, या प्रोफेसर जियाउद्दीन खान ने कहा है कि नियंत्रण की सीमा को 4 तत्व प्रभावित करते हैं। इन चारों तत्वों के नाम नोट कीजिएगा। ये एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, विकल्प के रूप में, बहुविकल्प के रूप में। ठीक है, तो इनको आप तरीके से नोट कीजिएगा। इसके बाद में ध्यान दें, एक विद्वान है ग्रेग यूनस। क्या, ग्रेग यूनस। ये वही ग्रेग यूनस है जिन्होंने ध्यान के विस्तार क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। ध्यान के विस्तार क्षेत्र का सिद्धांत दिया था, पिछले लेक्चर मैंने आपको बता दिया है। ग्रेग यूनस के अनुसार इन संबंधों की संख्या, कौन से संबंधों की संख्या, एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है। एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है। तो इनकी बात आ रही है यहाँ। इन संबंधों की संख्या मतलब उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित रख सकता है। इन संबंधों की संख्या प्रतिबंधित किए जाने वाले समूहों की संख्या, प्रतिबंधित किए जाने वाले समूहों की संख्या के साथ साथ, ये 2 का मतलब साथ साथ बदलती रहती है। और यहाँ ग्रेग यूनस ने 3 प्रकार के संबंधों का वर्णन किया है। क्या, 3 प्रकार के संबंधों का वर्णन किया है जिसके आधार पर वास्तविक रूप में नियंत्रण की सीमा क्या होती है, बदलती रहती है। ध्यान दें, पहला है प्रत्यक्ष इकहरे संबंध। आप ध्यान देंगे यहाँ, प्रत्यक्ष इकहरे संबंध के अंतर्गत क्या होता है कि वास्तविक रूप में सर्वोच्च अधिकारी और उसके अधीन जो तात्कालिक अधीनस्थ होते हैं उन अधीनस्थों के साथ उसके संबंध स्थापित होते हैं। मतलब प्रत्यक्ष इकहरे संबंध के अंतर्गत जो उच्च अधिकारी होता है, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसके ठीक नीचे मतलब लिखा ना, और तात्कालिक अधीनस्थ के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। मतलब जो उच्च अधिकारी होता है, जैसे मान लीजिएगा डीजी है, तो डीजी के नीचे कौन होगा, आईजी होगा। तो सर्वोच्च और तात्कालिक अधीनस्थों के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी या उच्च अधिकारी और तात्कालिक अधीनस्थों के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं उसे प्रत्यक्ष इकहरे संबंध की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है प्रत्यक्ष समूह संबंध। यहाँ पर दोनों के संभावित मिश्रण के मध्य स्थित संबंध, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ दोनों का मतलब सर्वोच्च या उच्च अधिकारी और तात्कालिक अधीनस्थ
के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं, तो इन दोनों के संभावित मिश्रण के मध्य स्थित संबंध, मतलब इन दोनों के बीच जो संबंध होते हैं, इन दोनों के जो मध्य स्थित संबंध होते हैं वो प्रत्यक्ष समूह संबंध में आते हैं। और तीसरे है आड़े टेढ़े संबंध। जब एक उच्च अधिकारी के विभिन्न अधीनस्थों को पारस्परिक संपर्क की आवश्यकता पड़ती है तो उसे आड़े टेढ़े संबंध कहते हैं। क्या? जब एक उच्च अधिकारी के विभिन्न अधीनस्थों को, जब एक उच्च अधिकारी के विभिन्न अधीनस्थों को एक उच्च अधिकारी के अधीन जो विभिन्न अधीनस्थ होते हैं, विभिन्न अधीनस्थों को पारस्परिक संपर्क की जब आवश्यकता पड़ती है तो आड़े टेढ़े संबंध स्थापित किए जाते हैं, आड़े टेढ़े संबंध स्थापित किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसको नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में लेते हैं हम नियंत्रण की सीमा सिद्धांत के गुण, क्योंकि 3 बातें ले रहे हैं हम, निर्धारक तत्व, गुण और इस अवधारणा में क्या परिवर्तन आएगा वर्तमान समय में, तो ये दूसरी बात होगी। ठीक है भाई, ये दूसरा पार्ट हो गया इसका, दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट ये हो गया इसका। ठीक है, और पहला पार्ट क्या होगा इसका, नियंत्रण सीमा के निर्धारक तत्व। तो 3 पार्ट हो गए ना इसके। ठीक है, तो नियंत्रण की सीमा सिद्धांत के गुण क्या है, मतलब संगठन के सिद्धांत में जो नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत है इसका क्या फायदा है, क्या गुण है इसकी। तो निश्चित रूप में ये बात कही जा सकती है कि कोई भी संगठन हो उसमें नियंत्रण की सीमा जितनी कम होगी, मतलब एक उच्च अधिकारी के अधीन जितने कम संख्या में अधीनस्थ कर्मचारी होंगे वह संगठन उतने ही अच्छे रूप में, श्रेष्ठ रूप में कार्य करेगा। और एक उच्च अधिकारी के अधीन अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होगी तो संगठन में कार्य सुचारू रूप में नहीं हो पाएगा। और वास्तविक रूप में संगठन में कार्य सुचारू रूप में हो, इसके लिए उच्च अधिकारी के अधीन अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या निश्चित होनी ही चाहिए। इसे ही नियंत्रण की सीमा कहा जाता है और ये इसका गुण है। जैसा कि मैंने लिखा भी है, नियंत्रण क्षेत्र जितना छोटा उतना ही लाभप्रद, मतलब नियंत्रण क्षेत्र जितना छोटा होगा उतना ही लाभप्रद होगा। संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में नियंत्रण क्षेत्र जितना छोटा होगा उतना ही लाभप्रद होगा। क्यों होगा? क्योंकि संगठन में कार्य सुचारू रूप में हो पाएगा। और एक उच्च अधिकारी के अधीन मान लीजिएगा अधीनस्थ कर्मचारी की संख्या बहुत ज्यादा है, 20, 30, 40, 50 तक दे दी गई है, तो उन सभी को ध्यान नहीं रख पाएगा, उन सभी को नियंत्रित नहीं रख पाएगा। अब उनको नियंत्रित नहीं रख पाएगा तो संगठन में कार्य सुचारू रूप में नहीं हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं तो इस बात को जरूर थोड़ा ध्यान रखना कि वास्तविक रूप में नियंत्रण की सीमा अधिक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि उच्च अधिकारी का अधीन क्या, एक उच्च अधिकारी के अधीन अधीनस्थों की संख्या कम होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में इस अवधारणा में परिवर्तन आ गया, जिसकी चर्चा मैं तीसरे पार्ट में करूंगा। यस, फिर यहाँ उर्विक कह रहे हैं कि यह अर्थात छोटा नियंत्रण क्षेत्र यह सामाजिक और प्रशासकीय दूरी को कम कर देता है। क्या उर्विक कह रहे हैं कि यह मतलब छोटा नियंत्रण क्षेत्र, मतलब नियंत्रण क्षेत्र छोटा होना चाहिए, नियंत्रण की सीमा कम होनी चाहिए। कम का मतलब एक उच्च अधिकारी के अधीन जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए। जैसे अधिक से अधिक 5 हो सकती है, जैसे अधिक से अधिक 5 हो सकती है। ठीक है, बाकी मान लीजिएगा एक उच्च अधिकारी के अधीन आपने 100 अधीनस्थ कर्मचारी दे दी तो उनको वो नियंत्रित नहीं रख पाएगा, उनका ध्यान नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो यह मतलब छोटा नियंत्रण क्षेत्र यह सामाजिक और प्रशासकीय दूरी को कम कर देगा। अर्थात नियंत्रण की सीमा का क्षेत्र जितना कम होगा उतना ही सामाजिक और प्रशासकीय दूरी कम होगी। और जब सामाजिक और प्रशासकीय दूरी कम होगी तो संगठन में कार्य सुचारू रूप में किया जाएगा। तीसरा पार्ट, नियंत्रण सीमा की धारणा में परिवर्तन, अर्थात जो नियंत्रण की सीमा है, नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत है, वर्तमान समय इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया कि अभी तक हम ये कह रहे थे कि कुछ अधिकारी के अधीन अधीनस्थ कर्मचारी कम से कम होने चाहिए, कि भी ज्यादा से ज्यादा 5 हो, बस यही तो कह रहे थे, हम कह रहे थे ना। लेकिन आज नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत में परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया परिवर्तन? क्योंकि आज वास्तविक रूप में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, इनसे काम करवाया जा रहा है। जब इनसे काम करवाया जा रहा है तो निश्चित रूप में एक उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा सकता है, मतलब अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या ज्यादा भी होगी तो उनको नियंत्रित रख सकता है। क्यों? क्योंकि आज वास्तविक रूप में स्वचालन का प्रयोग हो रहा है, अर्थात कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक उच्च अधिकारी अधिक संख्या में अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित रख सकता है। तो पीछे वाली बात बदल गई। पीछे हमने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 5 की संख्या हो सकती है, लेकिन चूंकि आज वास्तविक रूप में स्वचालन का प्रयोग हो रहा है, मशीनों का प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें क्या है कि एक उच्च अधिकारी ज्यादा संख्या में अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित रख सकता है।
ठीक है, तो नोट करें नियंत्रण की सीमा की धारणा में परिवर्तन क्या हुआ है, स्वचालन का प्रयोग। स्वचालन का प्रयोग का मतलब यह है कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कार्य जल्दी होता है, तो डेफिनेटली उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा सकता है, मतलब उसके अधीन ज्यादा संख्या में अधीनस्थ कर्मचारी हो सकते हैं, उनको वह नियंत्रित रख सकता है। इसी के साथ में आधुनिक समय में संगठन के अंतर्गत विशेषज्ञों का महत्व बढ़ता जा रहा है। मैंने लिखा विशेषज्ञों का बढ़ता महत्व, विशेषज्ञों का महत्व बढ़ रहा है। अब जब जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका महत्व बढ़ रहा है, तो वास्तविक रूप में नियंत्रण की सीमा के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि उनके अधीन कितने अधीनस्थ कर्मचारी हो, बल्कि वो वास्तविक रूप में संगठन में समन्वय पर बल देते हैं कि कर्मचारियों के अंतर्गत तालमेल हो, समन्वय हो। और जब कर्मचारियों में तालमेल होगा, समन्वय होगा, तो वास्तविक रूप में कुछ अधिकारी अधिक संख्या में अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित रख सकता है। इसलिए आधुनिक समय में नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ परिवर्तन? स्वचालन का प्रयोग हो रहा है, अर्थात कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग हो रहा है, और विशेषज्ञों का महत्व बढ़ता जा रहा है। और जब विशेषज्ञों का महत्व बढ़ रहा है, तो विशेषज्ञों ने वास्तविक रूप में नियंत्रण की सीमा की तरफ ध्यान नहीं दिया है कि एक उच्च अधिकारी के अधीन कितने अधीनस्थ कर्मचारी हो, बल्कि उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान दिया है कि कर्मचारियों के अंतर्गत, अर्थात अधीनस्थ कर्मचारियों के अंतर्गत समन्वय होना चाहिए, मतलब तालमेल होना चाहिए। और जब उनमें तालमेल होगा तो अधिक संख्या में अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि नियंत्रण सीमा की धारणा में आधुनिक समय में परिवर्तन आ गया है, अर्थात एक उच्च अधिकारी अधिक संख्या में अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित रख सकता है। यह हो गया आपका नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व, नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत के गुण और नियंत्रण की सीमा की धारणा में परिवर्तन। 3 बातें मैंने यहां नोट कर रखी हैं, तीनों की तीनों बातें यहां आपको समझा दी हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत से संबंधित, क्या बोला मैंने, नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत से संबंधित ये तीनों बातें ठीक से समझ गए होंगे। आप एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, भाई आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।